हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना रिलेशन वाला जो पार्ट है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें का जो बेसिक वाला पार्ट है वो हम कर चुके हैं। डोमेन निकालना, रेंज निकालना और आपका सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव यानी क्लियरेंस रिलेशन, इन सबको निकालना हम सीख चुके हैं। और इसी के आधार पर हम पार्ट 4 लाए हैं और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके IIT JEE में आने वाले हैं या आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 is relation is defined on a set of integer. A relation is defined on a set of integer I as follows: xy belongs to relation and x square plus y square equals to 9. Which of the following is true? Which of the following is true? First case है r equals to 0 3 0 minus 3 3 comma 0 minus 3 comma 0 डोमेन minus 3 0 3 थर्ड है आपका रेंज minus 3 0 3 फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दिस। हालांकि इसके जैसा भी एकदम क्वेश्चन हमने सेकंड पार्ट में करा दिया था, फिर आप जानते हैं कि सवाल करने से पहले सबसे पहले उसका क्वेश्चन का प्रारूप या स्टार्टिंग देख ली जाती है कि वो किससे रिलेट कर रहा है। इन्होंने साफ बोला है कि ये इंटीजर से रेखा बिलोंग कर रहा है। इंटीजर हम जानते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। नेगेटिव इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये हमारा इंटीजर का कंफर्मेशन आ गया। ये एक रिलेशन है और रिलेशन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि x² + y² की वैल्यू इक्वल्स टू 9 आने वाली है। अब इस केस में आप x की वैल्यू क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते हैं। सपोज करें आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो अब हम 0 रख के देख लेते हैं। 0 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 9, तो ये 0 आया तो y² इक्वल्स टू 9 और y की वैल्यू आ गई आपकी ±3। y की वैल्यू आपकी प्लस माइनस का 3 आ गई, यानी कि प्लस का 3 भी और एक माइनस का 3 भी आ गई। ये आपकी रेंज के एक पार्ट में आ गया। और 0 किसमें आया? 0 आपके डोमेन के एक हिस्से में आ गया। ये क्लियर है? अब अगर हम डोमेन की जगह 0 की जगह 1 रखने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 9, y² इक्वल्स टू 9 माइनस 1 का स्क्वायर 9 minus 1 8 आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2। ये क्लियर है? हमने 2√2 का स्क्वायर लिखा है ये, और जो कि 8 है आपका। √2 आते ही साफ पता चला कि एक आपका इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर इंटीजर्स में शामिल नहीं होते। इसका मतलब ना तो y डोमेन में है, ना 2√2 आपका रेंज में आने वाला है। ठीक? जो कंप्लीट नंबर होगा, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, वो आपका डोमेन या रेंज का हिस्सा बनेगा। ये इन्होंने कह दिया। एक हमारा -3 और 3 और चेक कर लेते हैं। तो जब आप -3 x की वैल्यू रखोगे, -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस y² इक्वल्स टू 9, तो ये कितना आ गया? 9 - 9 0 आ गया। तो एक रेंज आपकी 0 भी आ गई। जब आप 3 रखेंगे तो 3 के स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 9, तो y² की वैल्यू अगेन 9 - 9 0 ही आ जाएगी। तो आपकी रेंज यहां पर भी 0 आ गई। तो डोमेन हमारे -3 0 और 3, ये वाला केस कंप्लीट लग रहा है। रेंज भी आपकी यही लग रही है। अगर डोमेन और रेंज का रिलेशन देख लिया जाए तो आसानी से 0 3 0 -3 3 0 और -3 0, ये जो पार्ट है रिलेशन वाला, ये मुझे एकदम एक्यूरेट लग रहा है। ठीक? रिलेशन आप जानते हैं डोमेन और रेंज को मिलकर के बनता है। इसका पहला वाला हिस्सा डोमेन को दिखाता है, देखिए जरा 0 3 और -3 तीनों पार्ट आ रहे हैं। रेंज देखिए 3 -3 और 0, ये तीनों डोमेन और रेंज इस रिलेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो साफ साफ इससे पता चलता है कि ये एक रिलेशन है।
तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ये क्लियर है बेटा, आसानी से समझ में आना चाहिए। इसे आप एक सर्कल की तरह भी लेके कर सकते हैं, लेकिन उतनी टफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसे आसान मेथड से करेंगे तो बेहतर रहेगा। The domain and range is range of r equals to xy plus y equals to x plus 6 by x, x plus 6 by x, and xy belongs to natural number and x लेस देन 6। चलिए, ये केस दिया हुआ है, इसका डोमेन और रेंज बताना है आपको। क्या बताना है? डोमेन एंड रेंज। चलिए देखेंगे, किसी भी सवाल को सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है। डोमेन आप जानते हैं, डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन जो दिया जाए, रेंज जो बाहर आए। डोमेन जैसे कि ये आपको मान लीजिए, ये आप है, ये आपके फैमिली वाले, परिवार, ये आपको दिन रात टॉर्चर नहीं करते, पढ़ाई के लिए कहते हैं, इनका काम है कहने का, कहते हैं, सुनाते हैं, चप्पल भी पड़ती हैं, या गिफ्ट भी मिलते होंगे, एप्रिसिएशन भी मिलता होगा, एप्रिसिएशन भी दिया जाता होगा। ये आपका हिस्सा आ गया डोमेन का, ठीक, जो दिया जा रहा है। अब आप क्या देंगे इन्हें? अच्छे से नंबर या अच्छी सी रैंक। तो ये आ गई आपकी रेंज, रैंक लाने वाले हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी? रेंज। अब डोमेन और रेंज दोनों को किसी न किसी हिस्से से जुड़ना पड़ेगा। अब वो जिससे जुड़ेंगे उसे हम उसका सेट बोल देते हैं, या इनिशियली जिससे वो बिलोंग कर रहे हैं। अब ये दोनों बिलोंग किससे कर रहे हैं? इन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक होने वाले हैं। इन्होंने बोला कि हम x की भी वही वैल्यू रखेंगे और y की भी वही वैल्यू रखेंगे। अब इन्होंने बोला कि जो डोमेन होगा या x की जो वैल्यू होगी वो 6 से कम होगी, 6 से कम, ठीक। तो 6 से कम हमने x की वैल्यू ले सकते हैं, डोमेन की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5, ठीक। जरूरी नहीं है कि ये डोमेन हो, ये सिर्फ बताया गया है कि ये है, क्योंकि x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? वो भी एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए। सपोज करो आपने y की वैल्यू एक बार x की जगह पर 1 रख के देखा, तो 1 + 6/1, तो आपकी 1 + 6 यानी कि 7 आ गया। जब आपने 2 रखा तो 2 + 6/2, 2 + 3 5 आया। जब आपने 3 रखा 2 + 6/3, 2 + 2 4 आया। एक बार आपने यहां पर रखा होगा 4, 2 + 6/4, 2 + 1.5, 6/4 आपका 1.5 आ जाएगा, यानी कि 3.5। और कोई बचा है, एक 5 और बचा है, उसे रख के देख लेते हैं जल्दी से। 5 + 6/5, 5 + 5 = 5, 1.5 2 10, ठीक। तो 1.5 6.2 आपका ये आ रहा है। अब इन्होंने बोला x और y जो दोनों हैं, डोमेन और रेंज वाले जो पार्ट हैं, वो आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो जो आपकी हरकतें हैं, अनयूजुअल पार्ट्स, गेम खेलना है वगैरह वगैरह, और कोई काम या कहीं मन भटक जाना, तो वो 3.5 और 6.2 थे जो आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे थे। हम दोनों का टारगेट क्या है? फैमिली का, और हमारा दोनों का टारगेट है रैंक। इनका काम है डोमेन देने का, आपका काम है रेंज निकालने का। लेकिन बिलोंग करते हैं आप दोनों नेचुरल नंबर से। अब जब आपकी रेंज जो आएगी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रही है, तो इसे हम हटा देंगे। तो नेचुरल नंबर से जो बिलोंग कर रही है, जो हमारी रैंक तक जाती है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बस ये आपका केस हो गया, ठीक।
तब आपके पास डोमेन और रेंज आसानी से आ सकते हैं। तो जब आपने वैल्यू रखी 1, तब इसकी वैल्यू आई है 7, 2 रखने पर 5 आई है, 3 रखने पर 3 प्लस 6/3 5 आएगी बेटा। यहां पर 5, 3 प्लस 2 5, तो 3 रखने पर भी आपकी वैल्यू 5 आई है, और कोई वैल्यू आ रही है, और कोई वैल्यू हमें नजर नहीं आ रही है। तो ये आपके 3 केस बन गए आपके 1,7, 2,5 और 3,5। तो आपके डोमेन इसका पहला वाला हिस्सा हो जाएगा और रेंज आपका इसका दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा। तो आपने इसका रिलेशन भी निकाला, डोमेन भी निकाला और इसकी रेंज भी निकाल ली है आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, तो डोमेन में क्या आ जाएगा आपका, इसमें अगर आपको निकालना हो, डोमेन अलग अलग पूछा है क्योंकि, तो आप लिख लीजिए डोमेन हो गया आपका 1, 2 और 3, और रेंज अगर आपको लिखनी है तो रेंज हो जाएगी आपकी एक 7 और एक आपकी 5। ठीक, ये वाला केस कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, क्योंकि अलग अलग पूछे थे, हमने रिलेशन बना दिया है, ये आपका आसानी से संभव है, हो सकता है। तो फैमिली सिर्फ एक ही चीज चाहती है, आपकी तरक्की, और आपकी तरक्की होगी आपकी मेहनत से, और मेहनत के लिए समय को सही समझना जरूरी है। तो अपने एक एक टाइम की भी गिनती रखें कि टाइम कितना निकल गया और टाइम कितना बचा है। तो टाइम की कॉस्ट को समझिएगा और ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक, लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, लेट A be the set of first 10 natural numbers। ठीक, let and let बोला है, let r equals to x y, x belongs to A, y real, and x plus and y, x plus 2y equals to 10. Then n domain R inverse is, n domain R inverse is, ये सवाल है आपका। ठीक, सवाल आपको आसानी से दिखाई दे गया है, आपके सेट की वैल्यू दे दी है, ए की वैल्यू भी आसानी से साफ साफ नजर आ रही है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक, आपको इन दोनों का सम लाना है 10। दो नेचुरल नंबर का सम कितना लाना है आपको, x plus 2y का सम लाना है 10। तो आप, क्योंकि ये वाला नंबर क्योंकि 2y है, तो सीधी सी बात है इवन नंबर दिखाई देने वाला है हमें। और इवन नंबर का मतलब जब आप इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू 2 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी उस समय पर 8। ये चीज नजर आ रही है। 2 1 जा 2 प्लस 8 10। दूसरा केस, यहां पर 2 रखने की कोशिश करेंगे, 2 2 जा 4 और 6 10। 3 रखने की कोशिश करेंगे, 2 3 जा 6 और 4 10। 4 रखने की कोशिश करेंगे, 2 4 जा 8, 4 जा 8 और 2 10। और कोई आ रहा है 4 के अलावा? 2 5 जा 10 रखेंगे, तब x की वैल्यू आनी चाहिए 0। जब आप यहां पर सपोज करो 5 रखने की कोशिश करेंगे, तब यहां पर x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 प्लस 10 10। लेकिन x जो है वो आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 0 उसके अंदर काउंट नहीं हो सकता। उस केस में ये वाला केस संभव नहीं है। तो ये आपका रेंज रिलेशन आ गया R। और अगर आपको R इनवर्स निकालना हो तो इसमें डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाएंगे। 1 8 2 6 3 4 4 2। और आपके जो नंबर ऑफ डोमेन R इनवर्स आ जाते हैं वो कितने आ रहे हैं आपके, हमारे पास 4 ऐसे डोमेन इनवर्स में R इनवर्स में वैल्यूज आ रही हैं। ठीक, आसानी से क्लियर हो गया होगा। इसमें डोमेन की संख्या कितनी है 1 2 3 और 4। आपके कुल मिलाकर के 4 डोमेन आए हैं, वो ही आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4।
R is a relation on the set Z. R is a relation on the set Z of integers. It is given by x y belongs to relation, और ये बोला गया है मोड x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, then R is बोला गया है reflexive and transitive symmetric and transitive, 3 केस दिए हुए हैं बेटा, और ये आपका आसानी से हो भी सकता है। रिलेशन बोला है, सबसे पहले चेक करते हैं किसमें, इंटीजर में। इंटीजर हमको तुरंत लिख देना है, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। -1 0 1 2 3 ये हम अपने फायदे के लिए लिख लेते हैं ताकि स्टार्टिंग से हमें क्लियर रहे कि हमें कहां तक हमारी हद है, ठीक। अब देख लेते हैं x r y, हमें रिफ्लेक्सिव नेचर चेक करना है तो x x बिलोंग्स टू रिलेशन चेक करना पड़ेगा, और x x रिलेशन बिलोंग्स टू चेक करेंगे तो x माइनस y यानी कि x माइनस x की वैल्यू कितनी आई आपकी 0 व्हिच इज लेस देन 1 आ रही है आपकी, व्हिच इज लेस देन 1। हमें यही प्रूफ करना था, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नेचर का है। रिफ्लेक्सिव तो है, साफ दिखाई दे गया, क्योंकि 0 जो आपका आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है। एक बार हम x और y भी चेक कर लेंगे, x y रिलेशन, x y बिलोंग्स टू रिलेशन, और x माइनस y जो है वो तो लेस देन इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। जब आप इसे चेक करोगे y x बिलोंग्स टू रिलेशन और y माइनस x चेक करेंगे, तब x माइनस y की वैल्यू एक इंटीजर है, और इंटीजर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, उनमें से एक बड़ा और एक छोटा होगा, सीधी सी बात है। तो मान लेते हैं एक बार दोनों को नेगेटिव लेके चल सकते हैं, दोनों को नेगेटिव, माइनस और -3, बीच में माइनस का साइन, माइनस और माइनस, -1 + 3 यानी कि 2 आ गया मोड के अंदर, ठीक। अगर इसी टर्म को मैं यहां रखूं, -1 माइनस और -3, और ये आ जाएगा आपका -1 + 3 2, वो भी मोड के अंदर। 2 ना भी आता, सपोज करें 2 की जगह -2 आता, लेट करते हैं, क्या आता, -2, ठीक। क्योंकि y आपका इधर है तो यहां मैंने -3 लगाया होता और यहां +1 और ये आया होता -2। लेकिन मोड की समस्या क्या है कि मोड हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। मोड कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव। अब हमेशा पॉजिटिव आने वाली टर्म जबकि लेस देन 1 है और वही सेम टर्म नीचे लिखी हुई है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव। जब दोनों ही टर्म हमेशा पॉजिटिव आने वाली है तो पहली वाली की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो दूसरी वाली की अपने आप ही 1 से छोटी होगी, क्लियर है। दूसरी वाली की वैल्यू अपने आप ही स्वतः ही 1 से छोटी हो जाएगी। तो ये आपका सिमेट्रिक नेचर भी आ गया, क्लियर है। अगर मैं आपकी बात करूं ट्रांजिटिव नेचर की, ट्रांजिटिव नेचर में क्योंकि इंटीजर दिया हुआ है और हमें 3 केस लेने हैं कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो हमें चेक करना है कि क्या ए सी बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये और चेक करना होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि ए बी सी तीनों की वैल्यू जो लेंगे, हम एक प्लस में ले लेते हैं, एक माइनस में ले लेते हैं, एक आपकी बीच की ले लीजिए 0, एक हम ऐसा करते हैं एक -1 ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं 0 और सी ले लेते हैं 1। आसानी से क्लियर हो सकता है इससे। तो जब हम ए और बी का रिलेशन चेक करेंगे, ए और बी का रिलेशन, तब क्या आएगी वैल्यू वो हम देख लेते हैं। इसे हटा देते हैं पहले वाले को, रिफ्लेक्सिव वाला आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। जब मैं ए और बी का रिलेशन चेक करूंगा या एक्स और वाई का रिलेशन चेक करूंगा, तब क्या लूंगा, तब मैं लूंगा -1 -0 लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है, -1 कितना आया
1 आया, लेस देन और इक्वल टू, इक्वालिटी को होल्ड कर लिया इसने। जब मैं y और z लूंगा बिलोंग्स टू रिलेशन के लिए, यानी कि 0 माइनस ऑफ -1 और इसकी वैल्यू आई है प्लस का 1 और वो मोड के अंदर, तो सीधी सी बात है इसने भी इक्वालिटी को होल्ड कर लिया, 1 आ गई वैल्यू। और जब मैं आपकी 1 और -1 लेने की कोशिश करूंगा या -1 और 1 लेने की कोशिश करूंगा, तब क्या होगा, -1 माइनस ऑफ -1 और ये आ गई वैल्यू आपकी -2 और मोड के अंदर है तो बाहर आएगी तो प्लस का मोड। इसने इस इक्वालिटी को होल्ड पे नहीं रखा, -2 आया, -2 मोड के अंदर से बाहर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 आता तो भी प्लस का 2 आ जाता। तो दोनों केस में ये वाली जो तीसरी इनइक्वालिटी है वो होल्ड नहीं कर पा रही है, और उस केस की वजह से ट्रांजिटिव नेचर का तो है ही नहीं, तो ये वाला केस भी सिरे से खारिज हो गया, ये भी खारिज हो गया, ये वाला केस आपका सही है। तो फर्स्ट केस इसका आंसर में आएगा। ठीक, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब तक क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 लिखने पड़े हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज S is a relation over R. S is a relation over R of all real numbers, of all real numbers and it is given by, and it is given by AB belongs to S if and only if AB greater than or equals to 0, then S is बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और तीसरा आपका ट्रांजिटिव है या फिर इक्विवेलेंस नेचर का है। तो सवाल को करने से पहले आमतौर पर रिलेशन में जो सवाल आएगा वो इन तीनों के बेसिस पर ही मोस्टली आता है कि रिलेशन आपका किस बिहेवियर को लेकर के चल रहा है। ठीक, तो ये केस मुझे काफी आसान लग रहा है और आसानी से हो भी जाना चाहिए। रियल नंबर्स में है, रियल नंबर आप जानते हैं, रियल नंबर होता है नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, इर्रेशनल और रैशनल, और जितने भी नंबर होते हैं लगभग सब जो कि इमेजिनरी को छोड़ गए हैं सब रियल नंबर में काउंट हो जाते हैं। ठीक, अब अगर AB को ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, या तो A और A जो होगा या तो दोनों नेगेटिव हो, अगर AB को पॉजिटिव होना है या ग्रेटर देन 0 होना है तब, या तो A और B दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तब ये पॉजिटिव होगा। ठीक, प्लस पॉजिटिव, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो तब ये पॉजिटिव होगा, एक केस ये बनता है, या फिर एक 0 हो जाए और दूसरा कुछ और हो जाए तब भी ये केस आपका 0 के कम से कम इक्वालिटी को तो होल्ड करेगा। ये तीन केस आसानी से संभव माने जा सकते हैं। तो पहले केस के लिए लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव नेचर के लिए, A बिलोंग्स टू S और A into A यानी कि A स्क्वायर व्हिच इज हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और A स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव संख्या ही आती है, ये बात आप जानते हैं, चाहे आप उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी रख लें तब। अब अगर हम बात करें कि AA बिलोंग्स टू S और इन्होंने बोला है कि AB ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 है, तो क्या BA की वैल्यू कितनी आएगी? BA की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 आएगी। हमने सिर्फ इसकी पोजीशन आगे पीछे करी है और खास कुछ ऐसा किया नहीं है। जब AB ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो BA तो अपने आप ही स्वतः ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब कि BA भी आपका बिलोंग्स टू रिलेशन में आ गया। तो ये वाला केस आपका सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक केस भी हो गया। अब बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव नेचर की। AB ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, BC ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमने ग्रेटर देन की और इक्वालिटी की दोनों की कंडीशन देख ली है, और दोनों की कंडीशन कुछ इस बिहेवियर पर है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब ये केस पॉजिटिव आता है। यानी कि A और B या तो दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव नेचर के होंगे, या दोनों आपके नेगेटिव नेचर के भी होंगे। तो सेम ही बिहेवियर आपका रहने वाला है।
सेम बिहेवियर आपका रहने वाला है। सपोज करें अगर आप ये इमेजिनेशन लगाते हैं कि ए आपका पॉजिटिव होगा और सी आपका नेगेटिव होगा, तब तो सर ये नेगेटिव लेस देन 0 आ गया, कंडीशन फेल हो गई। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सी के संपर्क में है बी और बी का केस है नेगेटिव। बी का केस नेगेटिव है तब तो बी ए से रिलेशन में है तो ए भी तो आपका नेगेटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ए और बी का जो साइन आ रहा है वो वैसा ही आ रहा है जैसा कि बी और सी का आ रहा है। इस केस के हिसाब से जैसा साइन आपका बी का यहां पर होगा पॉजिटिव, तो बी का साइन वहां पर भी पॉजिटिव होगा, तो उसी बिहाफ पे ए का साइन भी पॉजिटिव पहले से ही तय हो जाएगा। इस चीज को आप आसानी से ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं कि जैसा साइन बी का यहां होगा वैसा ही यहां होगा और वैसा ही ए का साइन होगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू किस पोजीशन पे आएंगे। उस कंडीशन के हिसाब से ए और सी जो हो जाएंगे स्वतः ही ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। ए और सी यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सिर्फ हम इस कंडीशन के आधार पर रख सकते हैं कि वो या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, सिर्फ साइन के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। तो AC जो होगा वो बिलोंग्स टू रिलेशन में आ रहा है, तो ये तीसरा केस भी आपका संभवतः हो गया है। ठीक, तो ये रिलेशन आपका कैसा हुआ है? इक्विवेलेंट रिलेशन में आ गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसी वजह से हमने लिख लिया था। लेट एंड डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर है यानी कि वैल्यूज सारी पॉजिटिव आने वाली हैं। आर बी द रिलेशन ऑफ n क्रॉस n, यानी कि नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में ही रिलेशन है। और एक ये रिलेशन दिया हुआ है ए बी आर सी डी इफ ए डी बी प्लस सी बी सी ए प्लस डी। ए बी आर सी डी ए प्लस डी और बी प्लस सी, ये वाला तो हम हालांकि पार्ट 1 में करा भी चुके हैं। और ए बी आर सी डी ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तीन आपको चेक करने हैं कि क्या ये सभी इक्विवेलेंस रिलेशन में है या नहीं है। फॉलोइंग आर इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ठीक, सीक्वेंस से देखते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, आप जानते हैं इस इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए पहले रिफ्लेक्सिव नेचर चेक करना पड़ता है और फिर सिमेट्रिक, एंड आफ्टर दैट हम ट्रांसिटिव नेचर चेक करते हैं। ए बी आर सी डी इन्होंने चार अल्फाबेट्स का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, वैसे उसकी आवश्यकता है नहीं। चलिए फिर भी अगर ए बी आर सी डी बोला है तो हम ए बी आर सी डी के लिए ए बी आर ए बी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कौन सा रिफ्लेक्सिव नेचर चेक करना है तो यहां पर रखेंगे। यहां इस अक्षर को अगर आप ठीक से देखें तो इसमें कुछ इस बिहेवियर को दिखा रहा है कि ए बी आर सी डी पहले ए और डी का लिखा गया है ए डी और बी प्लस सी, इक्वल लिखा गया है बी सी ए प्लस डी के। क्लियर है? पहले इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का सम, ये दोनों रिलेशन इक्वल बोले गए हैं। तो वही केस हम यहां पर करने वाले हैं। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट किसका किसका, पहले और आखिरी वाले का ए बी, और फिर सम बी प्लस ए इक्वल टू बी ए प्लस बी। क्या आपको a प्लस बी और b प्लस ए, ये अगर हम आगे पीछे कर ले तो ये दोनों आपके एक जैसे ही आपको दिखाई दे रहे होंगे कि a b b प्लस ए आपके दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। और दोनों ही इक्वल आ रहे हैं का मतलब ये कैसा केस हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर रहा है। सिमेट्रिक नेचर के लिए हम चेक करते हैं, पहले ए बी आर सी डी लिख लेते हैं। ए बी रिलेशन है सी डी के साथ और ये रिलेशन आपका दिया हुआ है, यही वाला केस है। यहां पर लिखेंगे ए डी बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी। मैं इस वाले पार्ट को इस तरफ लिखने की कोशिश करता हूं और इस वाले को इस तरफ। क्यों लिख रहे हैं वो हम अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में ही। हमने इसे इधर लिखा मतलब कि बी सी ए प्लस डी और ए डी बी प्लस सी। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। बी सी को मैं सी बी लिखता हूं और डी प्लस ए इक्वल्स टू डी ए सी प्लस बी।
अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो पाया तब देखिए जरा, ये जो रिलेशन है सी का बी के साथ है, सी बी और डी ए, ये रिलेशन अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो ये कुछ इसी बिहेवियर को शो कर रहा है जैसा यहां पर है, लेकिन कंडीशन क्या हुई है, सी डी आर ए बी है। ठीक से देखो, सी डी सी बी, सी बी सी बी और डी ए वाला आपका सेकंड केस में यहां गया। तो ये जो रिलेशन आया सी डी और ए बी आपका, ये वाला आपका सिमेट्रिक रिलेशन को शो कर रहा है। इसमें एक सिमेट्रिक रिलेशन आ गया है और रिफ्लेक्सिव आ गया। एक बार हम ट्रांसिटिव नेचर को चेक कर लेते हैं। ठीक, इन दोनों को हटा देते हैं। पहले वाले केस में हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक कर लिया है। ट्रांसिटिव हुआ तो इक्विवेलेंस में है, ट्रांसिटिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस में नहीं आएगा। तो एबीआरसीडी लिखने की कोशिश करते हैं। तो एबीआरसीडी जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे एडी बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी, ये वाला आप केस एक लिखेंगे। हाँ तो बेटा ये बिलोंग्स टू रिलेशन में हमने लिख लिया है। एक बार सी डी आर ई एफ लिखने की कोशिश करते हैं। ए बी बी सी ऐसा वाला केस जो आप बनाते हैं, इसको जब हम लिखेंगे तो आप लिखेंगे सी एफ डी प्लस ई इक्वल्स टू डी ई सी प्लस एफ। अब आपको एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी आर ई एफ के है, तब तो ये आपका रिलेशन कैसा है, ट्रांसिटिव बिहेवियर को शो करेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब या तो आप इन दोनों से प्रूफ कर दो कैसे भी करके कि यहां पर ई एफ है और ये सी डी है, सी डी वाला पार्ट हट जाएगा अगर, तो आपका ए बी रिलेशन में ई एफ आ जाएगा। तो इस जगह से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये आसानी से संभव भी है। ऐसा करते हैं, ऊपर वाले में सीडी की डिवाइड कर देते हैं और नीचे वाले में सीडी की डिवाइड कर देते हैं। कैसे? ऊपर वाले को अगर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाले रिलेशन में अगर मैं सीडी की डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, क्यों कर रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा। डी से डी कैंसिल हो गया, ये लिखा हुआ है ए बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन सी इक्वल्स टू, ये सी से इस वाला सी कैंसिल हो गया, ये लिखा हुआ है बी ए अपॉन सी प्लस डी अपॉन सी। ए अपॉन डी प्लस डी अपॉन डी, और अच्छे से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है ए बी अपॉन सी प्लस वन इक्वल्स टू बी ए अपॉन डी प्लस वन, और अच्छे से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है ए बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू बी ए अपॉन डी प्लस बी। अगर हमें सीओडी अलग करना है तो यहां से आसानी से संभव है, आप सीओडी वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए, ए बी अपॉन सी माइनस ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी माइनस ए, और यहां से आप आसानी से ए बी को कॉमन ले सकते हो, तो यहां से आपके पास आया डी माइनस सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो डी माइनस सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन ए बी। ये वाला एक केस आपका इस वाले पहले वाले पार्ट से आ गया। तो यहां से हमने क्या किया, सी और डी वाला जो केस था वो अलग कर दिया बी और ए से। अब ऐसा ही हम इस वाले केस में भी कर सकते हैं, सी डी की डिवाइड सेकंड वाले पार्ट में। देखिए जरा, सी से सी कट जाएगा, बचा क्या, एफ डी अपॉन डी प्लस ई अपॉन डी इक्वल्स टू, यहां से डी की डिवाइड कर जाएगा तो क्या बचेगा, सी अपॉन सी प्लस एफ अपॉन सी। अगर ठीक से देखा जाए तो ये वन लिखा हुआ है f प्लस ई एफ अपॉन डी इक्वल्स टू, ये वाला कट जाएगा तो यहां बना जाएगा e इंटू वन ई प्लस ई एफ अपॉन सी। सी और डी वाली टर्म को फिर से एक तरफ ले जाते हैं, तो ई एफ अपॉन सी माइनस ई एफ अपॉन डी इक्वल्स टू एफ माइनस ई। इस वाली टर्म में से ई एफ कॉमन अगर हम ले लें तब क्या बच जाएगा, डी माइनस सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू एफ माइनस ई अपॉन, ये वाला ई एफ उतर करके यहां आ जाएगा, ई एफ उतर करके क्या आ गया आपका, एफ माइनस ई अपॉन ई एफ। ये वाली टर्म एफ माइनस ई अपॉन ई एफ, ये वाली टर्म आपकी इक्वल आ रही है डी माइनस सी अपॉन सी डी के, और यही वाली टर्म आपकी बी माइनस ए अपॉन ए बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि डी माइनस सी अपॉन सी डी तो इसके इक्वल भी है। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि हम दोनों ने जब इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया तो b माइनस
डी माइनस बी माइनस ए अपॉन ए बी इक्वल आ रहा है आपका एफ माइनस ई अपॉन ई एफ के, और ये दोनों मिलकर के इक्वल आ रहे हैं आपके डी माइनस सी अपॉन सी डी के। तो ये वाला केस भी प्रूफ हो गया। ये आपका ए बी आर सी ई एफ वाला केस आ गया, यानी कि तीनों के तीनों केस आपके संभव हैं इसमें, पहली वाली इक्वेशन के केस में। तो ये आपका इक्विवेलेंट रिलेशन में शामिल हो जाएगा। ये चीज होपफुली आपको क्लियर हुई है। अगर नहीं हुई है तब भी आप इसको 2-3 बार ऑब्जर्वेशन से अच्छे से देखें और अपने आप करेंगे तो आसानी से संभव हो जाएगा। इसका अभी सेकंड पार्ट रह रहा है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट ही कराया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था इसीलिए हमने पहले लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है। सेकंड वाला हालांकि हमने पार्ट 1 में करा दिया, फिर भी थोड़ा सा देखने तो चाहिए ही कि हमने कैसे कराया था। ए बी आर सी डी इक्वल्स टू ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो ए प्लस डी और बी प्लस सी कुछ इस प्रकार से रिलेशन लिखा हुआ है। एक बार हम जरा रिफ्लेक्सिव नेचर चेक कर लेते हैं, ए बी और ए बी। तो आप बोलेंगे कि ए और बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू आ रहा है बी प्लस ए के, और बी प्लस ए को भी आप ए प्लस बी ही कह सकते हैं, यानी कि इसको आगे पीछे आसानी से लिख सकते हैं बी प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि ये वाला ए बी रिलेशन ए बी आपका आ ही रहा है। सीधी सी बात, दोनों इक्वली आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव नेचर जो खैर आसान है, हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक नेचर के लिए देखते हैं, पहले ए बी आर सी डी लिखते हैं। ए बी आर सी डी ये आपका आया ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। अगर इसी को मैं थोड़ा सा इसे इधर ले जाता हूं, इसे इधर ले जाता हूं, b प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस डी, और b प्लस सी में भी c प्लस b इक्वल्स टू d प्लस a कर दें, तब ये रिलेशन जो लिखा हुआ आ रहा है आपको अगर अच्छे से भी थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है तो ये लिखा हुआ है सी डी आर ए बी। देखिए जरा, क्या ये चीज यही नहीं लिखी हुई है जो हम चाह रहे हैं? ये चीज यही लिखी हुई है ना जो हम चाह रहे हैं, सी डी। देखो ए डी बी सी, तो सी टी बी, ठीक। तो ये वाला केस आपका संभवतः हो गया। अगर हमें चेक करना है, ये सिमेट्रिक है, और अब चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव नेचर को चेक करते हैं। तो ए बी आर सी डी आपने लिख दिया है, ऐसा करते हैं सी डी आर ई एफ और चेक कर लेते हैं। सी डी आर ई एफ आपको लिखना है तो आप लिखेंगे सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। हमें प्रूफ करना है अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ए बी का रिलेशन इक्वल प्रूफ करना है ई एफ के। ऐसा करते हैं, यहां से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, सी प्लस बी माइनस ए, सी प्लस बी माइनस ए। यहां पर से हम सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी की जगह रख दिया हमने सी प्लस बी माइनस ए प्लस ई। कुछ कट रहा है, सी से सी कट कैंसिल हो जा रहा है। अगर हम देखें तो ये वाला लिखा हुआ है, ए को इधर भेज देंगे तो ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। और यही रिलेशन आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है ए और डी वाली पोजीशन पर ये है, तो ये लिखा हुआ है ए बी आर ई एफ। देखिए जरा, अगर आपको ए बी आर ई एफ लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस ई इक्वल्स टू बी प्लस ई, ठीक। तो ये आपका रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक भी सॉरी ट्रांसिटिव भी नेचर को शो कर दिया इसने, ट्रांसिटिव रिलेशन को भी शो कर रहा है। तो ये दोनों पार्ट आपके हो गए। तीसरा वाला पार्ट है आपका AD इक्वल्स टू BC। ये आपको रिफ्लेक्सिव नेचर का शो करना है, और मेरे हिसाब से तो ये आसानी से संभवतः हो जाएगा आपसे ही। तो जब कर लो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। ये आपका ऑल ऑफ द अबव है, इसमें ये तीनों रिलेशन आपके इक्विवेलेंस नेचर के आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर in the set of natural number n is defined by x or y x square minus 4xy plus y square 3y square equals to 0 and xy belongs to natural number then R is ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और आपका ट्रांसिटिव नेचर का है। तो ये केस x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर ये केस दिया हुआ है, तो इसे एक बार हम XRS के केस में लेके चलेंगे, XX बिलोंग्स टू रिलेशन में लेके जब चलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये आपकी जीरो आ गई। ठीक, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नेचर तो साफ साफ शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव नेचर को आसानी से शो कर रहा है। इसका सिमेट्रिक नेचर चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक नेचर के लिए ऐसा करते हैं, हम x और y की जगह 3 और 1 लेके चलते हैं। 3 और 1 हमने क्यों लिया ये हम अभी बता देंगे। जब हम x की जगह 3 का स्क्वायर रखेंगे माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आपको ये साफ पता चल रहा है 9 माइनस 4 3 12 प्लस 3 9 और 3 12 माइनस 12 आपका 0 आ गया। लेकिन जब आप 1R3 करेंगे, 1R3 यानी कि y और x के लिए रिलेशन चेक करने की कोशिश करेंगे तो इसे आपको पाएंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 माइनस प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 4 3 12 और 3 3 9 3 27 28 माइनस 12, ये जो नंबर आया ये आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो x और y तो आपका रिलेशन में दिखाई दे रहा है 3R1 से, लेकिन 1R3 जो आपका आया है जो कि y और x है वो आपका रिलेशन को या रिलेशन में बिलोंग नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो इस केस के आधार पर ये वाला आपका सिमेट्रिक बिहेवियर को नहीं शो करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आपको ट्रांसिटिव नेचर चेक करना हो तो ट्रांसिटिव नेचर आप 3R1 के आधार पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से एक बार और चेक करना हो, 3 की जगह 9 ले लीजिए, 9R3 कर लीजिए, क्योंकि 3R1 0 हुआ तो 9R3 भी 0 होगा, 9R3 0 होगा तो 3R1 भी होगा, और फिर आप 9 और 1 को चेक कर सकते हैं, यानी कि आपके पास A B आ गया, B और C आ गया, और आप A और C को आसानी से कंफर्मेशन में ला सकते हैं। तो A और B के लिए कर सकते हैं, 9 और 3 रखेंगे जब आप इस इक्वेशन में, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9 9 जा 81, 4 3 12 8 96 108 प्लस 3 3 9 3 27 27 और 81 जो आएगा वो आपका 108 आएगा, 108 माइनस 108 ये आपकी 0 आ गई। और 3R1 ये आपका 9R3 आया था, और 3R1 अभी अभी आपने निकाला कि ये तो रिलेशन से बिलोंग ही कर रहा है, लेकिन जब आप 9R1 के लिए चेक करेंगे तब आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आ रही है दैट इज 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, और ये 9 9 जा 81 माइनस 36 प्लस 3 84 माइनस 36 जो कि आपका 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो उस केस के बिहाफ पर ये वाला आपका जो ट्रांसिटिव बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है, और ये वाला केवल और केवल रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर रहा है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आगे की तरफ चलते हैं, इसे हटा देते हैं। let R equals to
1,3, 4,2, 2,4, 2,3 and 3,1, और be a relation on a set A, be a relation on a set A equals to 1, 2, 3, 4. The relation R is, और ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके। पहला ऑप्शन है एक फंक्शन, क्या एक फंक्शन है, दूसरा है आपका ट्रांजिटिव, थर्ड केस नॉन सिमेट्रिक, और फोर्थ है रिफ्लेक्सिव। इनमें से हर एक को हम देख सकते हैं आसानी से कि ये किस बिहेवियर की तरह नजर आ रहा है। अगर आपको फंक्शन चेक करना है कि एक फंक्शन है या नहीं है, हमने फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो फंक्शन देखना आना चाहिए। अगर आपके डोमेन एक से ज्यादा आ रहे हैं, एक से ज्यादा हैं, जिनकी इमेज ज्यादा है, जैसे कि 2 के बाद 4 आ रहा है और 2 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू इमेज 4 भी आ रही है, 2 की इमेज 3 भी आ रही है, जिनकी इमेज एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा इमेज है, तो वो आपका फंक्शन में नहीं आएगा। इट इज नॉट ए फंक्शन। तो डोमेन पहचानना, फंक्शन पहचानना बहुत ही आसान है कि आप डोमेन चेक करिए कि डोमेन का जो इमेज आ रही है, यानी कि उसका रेंज आ रही है, वो एक से ज्यादा ना आए, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। केवल एक ही कंडीशन होती है आपकी, और भी होती है क्या, ट्रांजिटिव बिहेवियर। ट्रांजिटिव बिहेवियर आप जानते हैं क्या होता है, AB belongs to relation, BC belongs to relation, एंड आपको देखना होता है बस AC belongs to relation में है या नहीं है। तो ऐसा रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है 2 3 3 1 2 3 3 1 और 2 1 भी है, नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन मुझे ऐसा कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। 4 2 2 4, एक केस ये आ गया, 1 3 3 1 1 3 3 1, एक केस ये आ गया। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, 2 4 4 2 2 3 3 2 की कमी की वजह से ये वाला आपका सिमेट्रिक नेचर का नहीं हो पाया। मतलब ये तीसरा ऑप्शन मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्सिव नेचर का तो साफ नजर ही नहीं आ रहा है कि 1 1 2 2 3 3 4 4, ये वाला केस तो आपका साफ साफ दिखाई दे ही नहीं रहा। तो फंक्शन भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, आपका नॉन सिमेट्रिक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक होता तो यहाँ पर 2 3 के बाद 3 2 और आ जाता, तो ये केस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आपका सिमेट्रिक बिहेवियर को शो करता। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है आपका नॉन सिमेट्रिक केस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। Let R equals to 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6 be a relation on a set A, be a relation on a set A equals to 3 6 9 12। ये आसानी से समझा जा सकता है इससे पहले वाले रिलेशन के बिहेवियर पर ही कि ये कैसा है आपका, बताना है आपको। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों बोले हैं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो एक तो आसानी से साफ दिखाई दे गया होगा अब तक आपको, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही अब अंदाजा लगना शुरू हो गया होगा, अगर आपने सभी के सभी पार्ट क्लियर किए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम काफी करा चुके हैं। तो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर को तो इसने पहले दिखा दिया। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर क्या होता है कि हर कोई भी एलिमेंट अपने आप से ही रिलेशन में हो, और किसी रिलेशन के अंदर अगर ऐसा है,
हर एक एलिमेंट अपने आप से ही उस रिलेशन के अंदर जुड़ा हुआ है, तो आप उसे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर को शो करते हैं। तो ये वाला तो केस संभव है। सिमेट्रिक बिहेवियर क्या होता है, 6 12 के साथ में 12 और 6 भी रिलेशन में आना चाहिए, यानी कि x r y रिलेशन में है तो y r x भी रिलेशन में होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक बिहेवियर को शो करता है। तो दूसरा वाला केस 3 और 9 होता है, 9 और 3 नहीं है, तो दूसरा वाला केस भी ये वाला संभव नहीं है। ट्रांजिटिव बिहेवियर भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए जरा, ये A हो गया 3 और 6 B, और ये B और C हो गया, देखो A और B, B और C, तो A और C भी होना चाहिए। A और C का मतलब 3 और 12 का रिलेशन है, A और C का रिलेशन ये रहा आपका, 3 और 12 का रिलेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ट्रांजिटिव बिहेवियर को भी शो कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांसमिटिव दोनों ही आपके रिलेशन इसके अंदर आ रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर को भी दिखा रहा है और ट्रांजिटिव को भी। ये केस आपका हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिलने वाली होती है वो होती है हमारी प्रैक्टिस की। ये जो सवाल हम करा रहे हैं इसमें इतना टाइम कंजप्शन लगता ही नहीं है जितना हम एक्चुअल में कराने के लिए, सोल्व कराने के समय पे ले रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो वाकई में इन सवालों को आप देखते ही सोल्व कर देंगे। देखने का मतलब कुछ बहुत ही कम समय लग सकता है, 1 मिनट 2 मिनट या उससे भी कम समय, 30 40 50 सेकंड में भी आसानी से हो सकते हैं। तो इसके लिए बस एक ही चीज कंपल्सरी जरूरी है, वो है आपका प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस होते रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट r be on the real line, consider the following subset of plane r cross r। एक रियल लाइन का मतलब एक रियल नंबर ही मान लीजिएगा, और उसके रियल नंबर में आप बिलोंग कर पाते हैं सारे नेचुरल और इर्रेशनल नंबर को, रैशनल और इर्रेशनल नंबर को, और जो आपके इंटीजर्स होते हैं ये सभी काउंट हो जाते हैं इसके अंदर। तो फिलहाल हमारा पहला रिलेशन दिया हुआ है xy, y इक्वल्स टू x प्लस 1, और x की वैल्यू जो बोल दी गई है वो बोल दी गई है 0 से और 2 के बीच में। 0 और 2 के बीच में कितने वैल्यूज आ सकती हैं? 0 और 2 के बीच की वैल्यू की बात करें तो 1 और 2। 1 एक आपका नेचुरल नंबर की तरह आएगा, लेकिन इन्होंने क्योंकि x और y को बोला है कैसा, एक रियल लाइन पर है। रियल लाइन का मतलब बाकी के वैल्यूज भी आ सकती हैं आपकी 1 1/2 1/2 3/2, ऐसे जो इर्रेशनल या रैशनल वैल्यूज भी आपकी इसमें काउंट हो जाएंगी। ठीक, तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे या s रिलेशन को मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो आप बोलेंगे कि y की वैल्यू ऐसा करा, हमने 1 लिया तो x की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। y इक्वल्स टू तो x प्लस 1 है ना। लेकिन जब आप इसे लेंगे 0 से बड़ा मतलब 0.5 आपने लिया प्लस 1 तो ये आ गया 1.5, यानी कि जब आपने 1/2 लिया तो 3/2 इसका आंसर आया। तो जब आपने 1/2 रखा x तो y की वैल्यू 1/2 आई। जब आपने x की वैल्यू 3/2 रखी, जब आपने x की वैल्यू 3/2 रखी, 3/2 प्लस 1 ये वैल्यू आई है 5/2। जब आपने इसे 3/2 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 5/2। तो इस रिलेशन के आधार पर इसके आगे भी वैल्यूज आएंगी, ये नहीं कह रहा मैं, यहां तक ही बात रुक जानी है। हमने एक चीज नोटिस करी कि y की वैल्यू हमेशा x से ज्यादा आ रही है। y की वैल्यू हमेशा x से ज्यादा आ रही है, ये बात तो एक लाइन में क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसका रिफ्लेक्सिव होना तय है क्या? रिफ्लेक्सिव कभी पहला वाला जो सेट है ये संभव है, होगा? कभी नहीं हो सकता। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस है और कौन सा इक्विवेलेंस में नहीं है। पहला वाला केस रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो पा रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, और सिमेट्रिक भी नहीं मुझे दिखाई दे रहा, और सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव भी दिखाई नजर नहीं आ रहा। तो उस केस में क्योंकि जब आपने 1/2 रखा और इसकी वैल्यू 3/2 आई, जब 3/2 रखा आपने x की वैल्यू तो y की वैल्यू आई है 5/2। तो a b तो रिलेशन में है, लेकिन b a रिलेशन में मुझे कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, तो उस बिहाफ पे सिमेट्रिक भी नहीं आएगा। और जब सिमेट्रिक नहीं आया तो ट्रांजिटिव तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये वाला केस इक्विवेलेंस नहीं है। और t को चेक कर लेते हैं। t रिलेशन बोला है कि एक x माइनस y इज एन इंटीजर, x और y की जो वैल्यू आप रखेंगे वो एक इंटीजर आएगी। तो x माइनस y एक इंटीजर आएगा।
इंटीजर का मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो पॉसिबल हो या जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो। इंटीजर का मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई सी भी वैल्यू। तो ऐसे कितने संभव केस हो सकते हैं कि इसकी वैल्यू एक इंटीजर आए। जब आप x और x को इक्वल ही ले लेंगे, सपोज करें x और x लिया आपने, तो x माइनस x दिया आया 0। क्या 0 इंटीजर है? बिल्कुल है। आपने बोला कि x माइनस y एक इंटीजर है, x माइनस y एक इंटीजर है, आपने बोला कि तो y माइनस x क्या होगा? जब आपने पहले वाले केस में x माइनस y इंटीजर ले लिया होगा, उस केस में जब आप y माइनस x लेंगे तब सिर्फ इसके आगे इंटीजर के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। तो कोई भी इंटीजर हो और उसके सामने माइनस का साइन लगा दो तो वो भी तो इंटीजर ही होता है। तो इंटीजर के अगर सामने माइनस का साइन लगेगा तब भी वो इंटीजर ही कहलाएगा। तो ये मतलब आपका सिमेट्रिक बिहेवियर को भी शो कर रहा है, सिमेट्रिक बिहेवियर को भी शो कर रहा है। अगर x माइनस y इंटीजर है, बिलोंग्स टू z, और y माइनस z भी बिलोंग्स टू z है, दिस मेक्स ए सेंस कि इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो कुछ इस प्रकार की नहीं होंगी, x की, y की और z की। या फिर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस भी कर दें, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस भी कर दें या जोड़ भी दें, x माइनस y प्लस y माइनस z, तो उस केस में जो आपका x माइनस z भी आएगा तब भी, या y की जो कंडीशन यहां पर रही होगी और वही कंडीशन y की यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगी, दोनों केस में आपका जो x और z का रिलेशन बनकर के आएगा वो भी आपका इंटीजर की तरह ही बिहेवियर दिखाएगा। ठीक, तो ये वाला केस जो आपका थर्ड वाला केस है, डिफरेंस ऑफ नंबर इज एन इंटीजर, तो ये वाला केस आपका इक्विवेलेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो t इज एन इक्विवेलेंस और s इज नॉट, तो ये वाला सेकंड वाला केस आपका हो गया है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो एग्जाम में सभी सवाल को एक्यूरेसी इतनी नहीं लेके आनी है कि बिल्कुल खींच करके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर लेकर के आएंगे। इतना करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को बिहेवियर ही इतना लंबा बना के रखा जाता है कि हमको उसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा। अब पढ़ने में टाइम लग जाएगा तो क्या दशमलव के एंड तक आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे जब आंसर के या ऑप्शन जो होंगे वो दशमलव के एंड पॉइंट तक दिए हों। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ डायरेक्टली आंसर पूछा है कि वो इक्विवेलेंस है या रिफ्लेक्सिव है या किसी और बिहेवियर को पूछना चाहता है, तब आपको सिर्फ उतना ही चेक करना है जितना वो है। इतना डिटेल में जाने की, इतनी गहराई में जाने की उतनी संभवतः आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। और ये थोड़ा अच्छा सा केस लग रहा है मुझे, शायद देख लेते हैं। लेट a1 a2 a3, क्वेश्चन नंबर 11, लेट a1 a इक्वल्स टू a1 a2 a3 a4 a5 and a6 be the set of 6, be the set of 6 unit circles, 6 unit circles। यूनिट का मतलब जिनकी रेडियस 1 डिजिट की होती है उनको हम यूनिट सर्कल्स बोलते हैं। ये बात आप जानते होंगे, जिसकी रेडियस 1 यूनिट की हो उसे हम यूनिट सर्कल बोलेंगे। विद द सेंटर C1 C2 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक, और अरेंज एज सोन इन डायग्राम, डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम मैं बना देता हूं अभी आपके सामने ही। और द रिलेशन इज डिफाइंड, R इज डिफाइंड एज ऑन AI AJ belongs to relation, और बोला है कि C1 CI CJ less than and equals to 2√2, then चलिए डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल
2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल और 6 सर्कल। ये सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं? एक सेकंड होल्ड करो बेटा, बस इंक डाल लेते हैं 2 मिनट के अंदर और क्वेश्चन स्टार्ट। तो देखिए ये जो सर्कल दिए हुए हैं आपके, इन सभी के सेंटर में C1, C2, C3, C4, C5 और C6। तो बोला गया है इनकी जो सेंटर की डिफरेंस होगी वो कितनी होगी? 2√2 से कम। CI CJ, इसे मैं दोबारा से लिख देता हूं, शायद साफ दिखाई ना दे रहा हो। CI CJ लेस देन इक्वल टू 2√2। इनकी सबकी रेडियस कितनी दे रखी है? 1 1। तो C1 की रेडियस 1, इसकी भी 1, ये भी 1, ये भी 1 1 1 1 1 1 सारी। ठीक, अब इसमें 2√2 कितने केस आ रहे होंगे वो हमें चेक करना है, बस इतना ही है। तो पहले रिफ्लेक्सिव नेचर को चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर रहा है क्या। जब मैं CI लूंगा तो दूसरा केस भी CI लूंगा। CI का मतलब किसी एक सर्कल का सेंटर की दूरी दूसरे सर्कल के सेंटर से। CI CJ तो साफ दिखाई दे रहा है, आप जानते हैं कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी को दिखा रहा है। एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये दूरी है। अब ये 2√2 क्यों दिखाया गया है? अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत भी, तो ये केस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1 + 1, ये है 2, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये है 1 और ये है 1, ये 2 और ये 2, और ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, यानी कि हम 1 का स्क्वायर गलत लेके चल रहे हैं, हमें 2 का लेके चलना चाहिए क्लियरली। ठीक, तो 2 का स्क्वायर लेके चलेंगे तो 2 का स्क्वायर है 4 और 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 8, और 8 को आप लिखते हैं 2√2। 2√2 डिस्टेंस इन्होंने बोल दी है। एक्चुअली में 2√2 डिस्टेंस होंगी कितने की? एक तो इस वाले की यहां से यहां तक की दूरी, इस वाले की यहां से यहां तक की दूरी एक 2√2 हो सकती है, इसकी भी एक हो सकती है, इसकी यहां पर एक हो सकती है, बीच वाले सेंटर की 2 2√2 आ रही है ना, और इस वाले की 2√2, एक इस वाले की 2√2। अगर कॉर्नर वाले की बात करें, कॉर्नर वाला एक इसके साथ 2√2 बना रहा है, एक इसके साथ 2√2 बना रहा है। कोने वाले सिर्फ एक बार ही 2√2 की डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। फिलहाल हम रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर सकते हैं। इतना टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया नहीं गया, बस ये दिखाने के लिए रखा है। तो C1 और CI किसी एक ही सर्कल के बीच की वो लेकर के चलते हैं। C1 A1 बिलोंग्स टू R, यानी कि C1 और C1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? किसी एक सर्कल के सेंटर की दूरी उसी सर्कल के सेंटर से कितनी आएगी? उसी सर्कल के सेंटर से आने वाली है 0। क्या 0 2√2 से छोटा है? 2√2 से छोटा है। रिफ्लेक्सिव नेचर आ गया आपका कंफर्म, एक लाइन में क्लियर हो गया। अब बात करते हैं C1 और C2 के बीच की दूरी। C1 C2 के बीच की दूरी, C1 और C2 के बीच की दूरी कितनी आ रही है? यहां से यहां तक की दूरी, C1 और C2 के बीच की दूरी कितनी आ रही है? 1 + 1 2, 1 + 1 2 आ रही है। क्या ये लेस देन 2√2 है? संभव है, बिल्कुल ठीक है। तो C2 C1 के बीच की दूरी, C2 C1 के बीच की दूरी, C2 से C1 के बीच की दूरी कितनी आ रही है? वो भी 2 आ रही है, क्योंकि रेडियस 1 2 आ गई, लेस देन इक्वल टू 2√2। बिल्कुल संभव था, आसान है। ये भी आपका सिमेट्रिक बिहेवियर को शो कर रहा है। किसको? सिमेट्रिक बिहेवियर को शो कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन में है। अब ट्रांसलेट चेक कर लेते हैं। अब इस बार C1 C2 के साथ C3 को भी काउंट करना पड़ेगा। चलिए C3 को भी लेकर के आते हैं, इसे हटाते हैं यहां से जरा। C1 C2 के बीच की दूरी कितनी आ रही है? C1 C2 के बीच की दूरी आ रही है 2, ठीक, जो कि आपका लेस देन है इक्वल टू 2√2 के। ठीक, C2 C3 के बीच की दूरी कितनी आ रही है?
आपने बोला सर उसकी भी बीच की दूरी 2 ही आ रही है, इसकी रेडियस 1, इसकी भी रेडियस 1, 1 + 1, यहां से यहां तक की दूरी सीधे सीधे 2 आ गई, वो भी लेस देन इक्वल टू 2√2 आ रही है। अब आपने बोला सर C1 C3 के बीच की दूरी बताओ, C1 और C3 के बीच की दूरी यहां से यहां तक की दूरी 1 2 3 और 4, कितनी डिस्टेंस आई 4 जो आया क्या वो लेस देन इक्वल टू 2√2 है? ये वाली जो थर्ड वाली पॉसिबिलिटी थी सिमेट्रिक बिहेवियर वाली, ट्रांजिटिव रिलेशन वाली, वो वाली आप प्रूफ नहीं कर पाए। तो डिस्टेंस के केस में ये जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन वाला केस था, ट्रांजिटिव रिलेशन वाला केस ये फेल हो गया, ये वाला आपका केस फेल हो गया। तो ये वाला आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, एक तो रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर रहा है और आपका सिमेट्रिक को शो कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन को शो नहीं कर रहा है। चलिए, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अगर आपसे इनका रिलेशन लिखवा लिया जाता C1 C2 C3 C4 की फॉर्म में, तब भी वो आपका आसानी से बनाया जा सकता था कि किस किस के बीच की दूरी ऐसी होगी, तो आप उसमें C1 C2 लेते, C1 C4 भी ले लेते, ऐसे केस आपको बनाकर दिखाने पड़ते, जो कि आप आसानी से तैयार भी कर सकते हैं क्योंकि सभी के बीच की दूरी आपको पता लग गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Which of the following is not हो गया 12, which of the following relation is not transitive? नॉट ट्रांजिटिव वाला केस है और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके सामने। AB बिलोंग्स टू रिलेशन R1 और बोला है कि A लेस देन इक्वल्स टू B, ये वाला केस हमने करा दिया है ऑलरेडी और मैं आशा करके बैठा हूं, आई होप कि आप सभी ने पार्ट 1 2 3 या वो सभी पार्ट देख लिए होंगे, अदरवाइज इस पार्ट में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक, चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। XY बिलोंग्स टू रिलेशन 2 और ये रिलेशन बोला है X डिवाइड्स Y इफ XY बिलोंग्स टू Z। Z का मतलब इंटीजर के लिए बोला गया है। थर्ड केस XY बिलोंग्स टू रिलेशन R3 और बोला गया है कि मोड X प्लस मोड Y इक्वल्स टू 1। तो फोर्थ केस X1Y2 belongs to relation R4, L1 parallel to L2, L1 parallel to L2, where L1 L2 are line, where L1 L2 are lines। होपफुली आपने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया हो तो अच्छी बात है। तो ट्रांजिटिव बिहेवियर को देखना है। ट्रांजिटिव बिहेवियर इसमें से हमने पहला वाला पार्ट करा रखा है, अगर आपको चेक करना हो तो कर सकते हो कि A छोटा है B से और ये वैल्यू बोली है इंटीजर में। इंटीजर का मतलब आप नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी लेके चलिए। चलिए AB बिलोंग्स टू रिलेशन बोल रखा है, यानी कि लेस देन A और B रिलेशन में है, हम ये चेक कर लेते हैं। और A की वैल्यू मैंने सपोज करा कि आपने 5 रखी है और B की वैल्यू 15, तो A आपका B से छोटा हो गया, ये केस क्लियर है। अगर आपने B की वैल्यू 15 रखी है, B और C लेकर के चलते हैं बिलोंग्स टू रिलेशन, B की वैल्यू 15 और C की वैल्यू आपने लेट किया 20 रख दी। ठीक, हमने सिर्फ 2 केस लिखे हैं, AB बिलोंग्स टू रिलेशन और BC बिलोंग्स टू रिलेशन। अब आपको AC चेक करना है और AC बिलोंग्स टू रिलेशन के केस में A की वैल्यू आपने कितनी रखी थी 5 और C की वैल्यू रखी है आपने 20, तो 5 डायरेक्टली आपका लेस देन 20 हो गया। तो ये वाला केस आपका जो है वो ट्रांजिटिव बिहेवियर को शो कर रहा है। पहला वाला केस ट्रांजिटिव बिहेवियर को दिखा रहा है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y, डिवाइड्स y, इन्होंने कुछ और नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि x जो है y को भाग दे देता है। x y को भाग कब देगा? जब x का और y का जो मल्टीपल होगा वो कैसा होगा? एक जैसा। मतलब कि सपोज करो इसके अंदर 15 लिखा है तो नीचे वाले के अंदर कम से कम 3 तो आना ही चाहिए, या इसके अंदर अगर 45 है तो नीचे वाले के अंदर 3 तो आना ही चाहिए, ये भी तो कटेगा। ये 15 की 45 करके 15 3 जब 45 करके आप इसे आसानी से काट सकते हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि इसके अंदर कोई रिमाइंडर बचाना है नहीं बचाना, इन्होंने बोला सिर्फ भाग दे सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि भाग दे सकते हैं। तो x y बिलोंग्स टू रिलेशन चेक कर लेते हैं। x डिवाइड्स y, ठीक है मान लिया हमने, ये 45 लिया, ये 3 15 काट रहा है। y और z बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चलेंगे, यानी कि y अपॉन z भी डिवाइड कर रहा है, ये भी हम मान के चलेंगे। अगर y z को डिवाइड कर रहा है तो y मान लेते हैं आपने, हमने लिया 15, यहां पर y कितना लिया 15, तो 15 से आसानी से 3 टाइम्स में कट सकता है। तो y एक ऐसा नंबर है जिससे z डिवाइड कर पा रहा है। y आपने माना था 15 और z को आप 5 मान लीजिए। ठीक, इस कंडीशन से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, जब आप x z बिलोंग्स टू रिलेशन निकालेंगे तब ये भाग कब हुआ, ये डिवाइड हम कब कर पा रहे हैं। डिवाइड हम जब कर पा रहे हैं जब ऊपर वाले का जो मल्टीपल होगा वो नीचे वाले के जैसा हो। समझ रहे हैं? ऊपर वाला नंबर नीचे वाले का कॉमन मल्टीपल में आता हो। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो जब ये इसमें डिवाइड कर पा रहा है और ये इसमें डिवाइड कर पा रहा है तो क्या ये वाले नंबर का और इस वाले नंबर का मल्टीपल कॉमन है? और इस वाले नंबर का कॉमन मल्टीपल ये है 15 3 जा 45। तो इनडायरेक्टली ये वाला जो नंबर है वो इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। तो ये कॉमन मल्टीपल वाला केस आपका आ गया, जो कि आपने कॉमन मल्टीपल 3rd या 4th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, तो x अपॉन z संभव है आसानी से, क्योंकि आपने x की वैल्यू 45 मानी थी और z की केस में 5, तो 5 से आसानी से 15 मान करके आप काट सकते हैं। तो x से z को डिवाइड हो सकता है, ये कॉमन मल्टीपल वाला 3rd या 4th क्लास का केस से भी संभव है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक जो बेसिक है वो क्लैरिटी में रहना चाहिए कि क्यों हम ये कर पा रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ ये सोल्व हो पाया कॉमन मल्टीपल वाली जानकारी से। कॉमन मल्टीपल आपने निकाल रखे। चलिए हाँ, इसका 3rd केस और देख लेते हैं। चलिए कहां, अभी तो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो मोड x प्लस मोड y इक्वल्स टू 1। तो जब हम इसे रिफ्लेक्सिव नेचर को शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव नेचर का मतलब x और x बिलोंग्स टू रिलेशन में, यानी कि मोड x प्लस मोड x इक्वल्स टू 1। तो मोड x प्लस मोड x का मतलब 2 मोड x आ गया और इक्वल्स टू 1। ये वाला एक केस बना। और इन्होंने x y को कोई खास वो नहीं दे रखा कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इन्होंने रिलेशन बोला है। तो ये वाला केस संभव है, मोड x इक्वल्स 2 मोड x इक्वल्स टू 1। अगर हम यहां पर मोड की वैल्यू, इन्होंने कोई खास रिलेशन दिया नहीं है, केवल एक ही कंडीशन हो सकती है जब मोड x की वैल्यू कैसी हो 1/2 हो, तब ये 1 आपका आ सकता है। सिर्फ 1/2 या -1/2 के केस में, x की वैल्यू जब आपकी -1/2 होगी और 1/2 होगी तब ये केस संभव है। ठीक, जब आप मोड y प्लस मोड x लेंगे तब ये केस संभव है। इसे एक बार इरेज कर देते हैं नीचे वाले को, जब करने में थोड़ा अच्छा लगेगा आई थिंक। चलिए, तो मोड x प्लस मोड x इक्वल्स टू 1। तो 2 मोड x इक्वल्स टू 1। इन्होंने एक चीज की कमी दे दी कि x की वैल्यू ठीक से डिफाइन नहीं कर रखी है कि कहां से बिलोंग करती है। ठीक, और अगर हमें सिमेट्रिक नेचर चेक करना हो तो सिमेट्रिक तो बिहेवियर साफ दिखाई दे रहा है, मोड x प्लस मोड y इक्वल्स टू 1, तो ये x और y को दिखा रहा है। मुझे एक इस बिहेवियर में ही थोड़ी सी कमी नजर आ रही है,
और दूसरा वाला एक बार y और x भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि y और x की सिर्फ वैल्यूज एक्सचेंज करनी है। तो सिमेट्रिक बिहेवियर को तो इसने दिखा दिया कि हाँ ये सिमेट्रिक जो रिलेशन है वैसा तो ये संभवतः दिखाई दे रहा है हमें। एक बार हम ट्रांजिटिव नेचर को चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव नेचर के केस में मोड x प्लस मोड y की वैल्यू 1 दे रखी है, मोड y प्लस मोड z की वैल्यू भी 1 दे रखी है, हम मान लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम सेम भी लेकर के चलें तब भी क्या ये केस संभव है। पहले वाले केस से हम सपोज करो मोड y निकाल लेते हैं, वो आया y माइनस मोड x, और इसको हम इसकी जगह रख देते हैं 1 माइनस मोड x प्लस मोड z इक्वल्स टू 1। तो यहां से जो आया है वो आया है माइनस मोड x प्लस मोड z इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 माइनस 1 ये वाली कंडीशन आ गई आपकी 0। तो माइनस मोड x प्लस मोड x इक्वल्स टू 0 की कंडीशन बन रही है, यानी कि जो आपका थर्ड वाला केस था मोड x प्लस मोड z इक्वल्स टू 1 जो आना चाहिए था वो वाला केस आपका नहीं आ पाया है इस केस में। तो ये आपका ट्रांजिटिव बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन को शो नहीं कर पा रहा है। हाँ तो बेटा, तो ये वाला जो केस था आपका तीसरा वाला, ये नॉन ट्रांजिटिव बिहेवियर को दिखा रहा है, नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन को दिखा रहा है। हालांकि अगर आपको फोर्थ वाले को भी चेक करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। चलिए L1 पैरेलल है L2 के, ये लीजिए L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, ठीक। L1 लाइन पैरेलल है L2 के, L2 लाइन पैरेलल है L3 के, तो L1 स्वतः ही पैरेलल हो जाएगी L3 के। ये केस पैरेलल के लिए ठीक है कि ट्रांजिटिव बिहेवियर है इसका, लेकिन परपेंडिकुलर के केस में संभवतः पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आई थिंक L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 के, क्या L3 परपेंडिकुलर है L1 के? तो ये वाला जो केस है वो परपेंडिकुलर के केस में संभवतः पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ट्रांजिटिव बिहेवियर दिखाएगा। तो आपका ये जो थर्ड वाला केस है नॉन ट्रांजिटिव है, बाकी आपके ट्रांजिटिव को दिखा रहे हैं। तो पैरेलल वाले केस में ट्रांजिटिव है, परपेंडिकुलर केस अगर एग्जाम में आ जाए तो उसे ट्रांजिटिव मत कर दीजिएगा, वो नॉन ट्रांजिटिव वाले केस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चल रहा है। तो होपफुली आप मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत के अलावा भी और क्या करना पड़ता है? टाइम मैनेजमेंट दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब अपने लक्ष्य का टाइम मैनेजमेंट। हम उठे, खाना खाया, पार्टी में घूमने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, एक तारीख निश्चित करिए, एग्जाम से 4 महीने पहले की तारीख या 6 महीने पहले की तारीख या 7 महीने पहले की तारीख। एग्जाम जैसे आपका जिस महीने में भी होता हो, अप्रैल में, मई में, अब आजकल कोविड की समस्याओं की वजह से आगे पीछे एग्जाम अब हो जाते हैं, पहले नहीं हुआ करते थे, पहले डेट लगभग फिक्स ही रहती थी। तो उसके 6 महीने पहले की तारीख फिक्स कीजिए, लग जाइए, और 6 महीने पहले तक कम से कम 2 बार रिवीजन कर दीजिए सबका। रिवीजन का मतलब आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट का मतलब आपके पास आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं उस पर भरोसा अच्छे से करिए। ये नहीं कि इस चैनल पे आए तो इस चैनल पे ही भरोसा करें। यहाँ पर हम अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छा का मतलब बहुत अच्छा देंगे अपनी तरफ से। इसके अलावा आप और भी बुक खरीद सकते हैं, उनके नाम मैं कुछ बता दूंगा जल्दी, और उन बुक्स पे भरोसा कीजिए। उन बुक्स को भी आप 3-4 बार करिए। अगर यहाँ पर आकर पढ़ते हैं तो इन्हें भी 3-4 बार कर सकते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज या पार्ट या चैप्टर एक बारी में देखने से कि हमने कर लिया, हमसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब आप 3 बार 4 बार क्वेश्चन करते हो तो आपको उस सवाल को पढ़ना तक आ जाता है कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वो बिलोंग किससे कर रहा है, इंटीजर से है, रैशनल से किससे बिलोंग कर रहा है, ये तक देखना नहीं जानते हम।
उसके बाद इनइक्वालिटी में फंसे रहते हैं कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल्स टू है, उसमें और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रहती है। मोड में फंस जाते हैं और भी बहुत सारी चीजों में फंसे रहते हैं। तो हर एक समस्या का सुधार जो है वो सिर्फ एक ही लाइन से आता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब एग्जाम से पहले 5 बार तो किताब लगा के जानी है। उससे कम सोच के बैठे हो तो घर पे बैठे हो आराम से, फिर टेंशन मत लो, अपने घर पे रेस्ट करना है। तो 5 बार का नियम बना लीजिए कि मैथ, साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की केस में आपको 5 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लेट आर बी द रिलेशन सच दैट, लेट आर बी द रिलेशन सच दैट आर इक्वल्स टू 1,4, 3,7 और 4,5, 4,6 और 7,6। देन बोला गया है फाइंड आर इनवर्स ओ आर। देन फाइंड आर इनवर्स ओ आर का इनवर्स निकालना है हम। हाँ तो बेटा ये आपका आर दिया हुआ है, हम आर इनवर्स निकाल लेते हैं। आर इनवर्स आप जानते हैं कि क्या होता है कि इसकी डोमेन और रेंज को एक्सचेंज करना होता है। 4 1 7 3 5 4 6 4 6 7, ये आपका आर इनवर्स आया। ठीक, एक हमने बिहेवियर पढ़ाया था कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू एस है, तब जो ए सी होगा ए सी बिलोंग्स टू करेगा एस ओ आर के। ए सी बिलोंग्स टू आर ओ एस नहीं कर रहा, एस ओ आर कर रहा है। ए सी ए जबकि किसका हिस्सा है, आर का, और सी किसका हिस्सा है, एस का। तो ए सी हमने एस ओ आर लिखा है, यानी कि आर ओ एस की जगह एस ओ आर, मतलब कि एक्सचेंज हो रखा है, एलिमेंट्स का एक्सचेंज इसके साथ। इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, एस ओ आर का इनवर्स जो होता है वो आता है आपका आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ये 2 केस हमने पढ़ा रखे हैं बेटा आपको। ठीक, अगर हम यहां पर भी देखें बस क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आर इनवर्स ऑफ इनवर्स ओ आर का इनवर्स। और अगर इसे हम ठीक से देखें तो ये लिखा हुआ है आर ओ आर इनवर्स, और इसको अगर हमें सोल्व करना है तो आप लिखेंगे, जल्दी से लिख लीजिए, जो बी आपका एलिमेंट है, बी एलिमेंट आता है आपका बी सेट से। बी सेट का मतलब इसे हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि ए बी, ये वाला बी, ये वाला सी। तो ए और सी के आगे आपका ए और सी आपका आ गया 4,4। ठीक, दूसरे एलिमेंट के लिए अगर आपको ए बी सी लिखना है, ये ए बी, ये बी और सी, ए और सी आ गया आपका 7,7। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो ये ए बी, बी और सी, और ए और सी आ गया आपका 5,5। 4 यहां पर भी आ रहा है तो इसे भी हम बी सी लिख सकते हैं, और ये आ गया आपका 5,6, ए आपका 5 और सी आ गया आपका 6। 6 4 के हिसाब से देखें तो 6 4 पर ए आपका 6 आ गया, बी आपका 4 यहां पर है, और 4 6 के साथ 5 भी आ जाएगा। 6 के साथ यहां पर 4 बी है, वही तो काउंट करते ही नहीं, हम ए और सी काउंट करते हैं तो 6,6 आ जाएगा। 6 7 7 6, ये ए, ये बी और ये सी। तो आपका ये वाला भी आपका कितना आ रहा है 6,6, और 6,6 आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। तो ये वाला जो हिस्सा आया, ये आया आपका आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, आर इनवर्स ओ आर का भी इनवर्स, ये आपका ये सी एलिमेंट दिखा रहा है। एबीसी को बस आपको ए बी बी सी करके देखना है, और ये वाला जो एलिमेंट है उसको हटा देना है, जो आपका बी वाला एलिमेंट आएगा उसको हटा देना है। बाकी ए और सी आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक, ये आपका 4 4 7 7 5 5 5 6 6 5 और 6 6 आपका आंसर में आ गया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था तो इसलिए हमने पहले ही लिख लिया। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन r इक्वल्स टू x y, x and y आर रियल नंबर। x y जो है आपके रियल नंबर बोले हैं, और x इक्वल्स टू w y फॉर सम रैशनल नंबर w। एक पहला रिलेशन ये दिया हुआ है,
और W आपका रैशनल नंबर बोला है, इस बात को याद रखेंगे। और दूसरा रिलेशन S बोला है m by n और p by q में m by n आपके x की जगह पर आ गए और p by q आपके y की जगह पर आ गए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। mn pq ये आपके चार इंटीजर्स हैं सच दैट, और नीचे वाले जो नंबर है वो आप जीरो नहीं कर सकते क्योंकि ये जीरो होते ही इनकी वैल्यू कैसे हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, उस केस में ये फंक्शन ये जो रिलेशन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। और बोला है कि QM इक्वल्स टू PN, ये एक रिलेशन दिया हुआ है दूसरा। ठीक, फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं पहले वाले पर। इसमें जो पूछा गया है कि इन दोनों में से R और S में से इक्विवेलेंस C को पहचानना है, इक्विवेलेंस रिलेशन को पहचानना है कि कौन सा इक्विवेलेंस है और कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन में नहीं है। पहला वाला केस काफी इजी लग रहा है मुझे और हो जाना भी चाहिए। एक्स वाई आपका रियल नंबर है, कैसा है रियल नंबर, तो पहले बोला है कि x इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू आपका एक रैशनल नंबर है, कैसा रैशनल नंबर बोला है। तो रैशनल नंबर आप जानते हैं p बाई q की फॉर्म में होता है, यानी कि 1/2 3/2 या माइनस नेगेटिव में -5/3। ठीक, इसके रिफ्लेक्सिव नेचर को चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव नेचर होता है x बिलोंग्स टू रिलेशन R, और जब आप x और y की जगह दोनों जगह आप x रखेंगे तो x की वैल्यू w into x रखेंगे, तो x की वैल्यू wx के बराबर आ सकती है क्या? सिर्फ ये इसमें कंपल्सन वाली बात रह जाएगी। तो w की वैल्यू आप चेक करिए कि ऐसी कोई w की कोई वैल्यू होगी जब x की वैल्यू आपके x के बराबर ही आ जाएगी। कोई भी नंबर अपने आप के सामने इक्वल तब होता है जब उसके बीच में कोई हिंड्रेंस ना हो। या तो w की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, लेकिन इन्होंने बोला है कि w क्या है आपका रैशनल नंबर p by q, तो ये केस सिरे से ही खारिज हो गया। यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नेचर को ही शो नहीं कर पाया, ये रिफ्लेक्सिव बिहेवियर को शो नहीं कर पाया उस केस में। पहला वाला रिलेशन तो पहली लाइन में कवर हो गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, R is not an equivalence relation। ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पहला वाला केस एक लाइन में कवर हो गया। दूसरे वाला केस देख लेते हैं, m by n और p by q। तो कहां गया? चलिए, R तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। S को चेक कर लेते हैं। m by n और p by q का रिलेशन बोला है किसमें? s में, और s रिलेशन क्या दिया हुआ है आपका qm इक्वल्स टू pn। ठीक, अगर मैं इसमें सिर्फ m by n और m by n का चेक करूं, मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को मैं चेक करना चाहता हूं m by n और m by n के केस में, तो आप इस केस को भी आसानी से देख सकते हैं कि m by n p by q, और p by q की जो वैल्यू बोली है यहां से हम बेटा इसे सोल्व कराया हमने। m ये मल्टीप्लाई में है, इससे इधर लेके गए हैं और इसे इधर लेके गए हैं, m by n इक्वल्स टू p by q लिखा है। और हमने p by q की रिफ्लेक्सिव नेचर की वजह से क्या लिया है? m by n के बराबर लिया है, तो ये p by q आपका क्या हो गया? m by n हो गया। तो m by n आपका m by n के इक्वल आ गया। तो ये आपने देखा कि इसने रिफ्लेक्सिव नेचर को शो किया है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में है। ठीक, अगर मैं इसका सिमेट्रिक बिहेवियर को देखूं, सिमेट्रिक बिहेवियर का मतलब m by n और p by q को पहले चेक दिया हुआ ये है कि m by n p by q के इक्वल है। मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूं, इसे इधर भेजता हूं और इसे इधर, p by q इक्वल्स टू m by n। तो ये वाला जो रिलेशन दिखाई दे रहा है किसको दिखा रहा है कि p by q m by n रिलेशन में है s के। तो ये वाला रिलेशन कौन सा हो गया? अगर यहाँ पर p by q और m by n में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो हम फिलहाल इसको x ले लेते हैं। यहाँ पर आया x y बिलोंग्स टू s, और यहाँ पर हमने जो प्रूफ किया है वो किया है y x बिलोंग्स टू s। ठीक, तो ये जो बिहेवियर है ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन को शो करता है, सिमेट्रिक रिलेशन को शो करता है। अब इसका एक तीसरा केस और बचा हुआ है, ट्रांसिटिव केस। ट्रांसिटिव बिहेवियर को और देख लेते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन वाले केस को। एक बार हम चेक करेंगे m by n और p by q, ये वाला तो दिया हुआ है, एंड p by q और p by q के साथ ले लेते हैं r by s
ये रिलेशन में दिए हुए हैं, तो आपको m बाई n और r बाई s के केस में लेना है। तो इन दोनों के केस में भी लिखें m बाई n और p बाई q के केस में आप लिखेंगे m बाई n की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, p बाई q के, पहला केस। p बाई q की वैल्यू यहां से किसके इक्वल आ जाएगी, r बाई s के, ठीक। यहां से डायरेक्टली पता चल रहा है कि p बाई q की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, m बाई n के, तो p बाई q की जगह मैं यहां से m बाई n लिख सकता हूं आसानी से। तो m बाई n डायरेक्टली आपका किसके इक्वल आ गया, r बाई s के, और ये रिलेशन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है m बाई n और r बाई s बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसने आपके ट्रांजिटिव वाले रिलेशन को भी शो कर दिया, ठीक। ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। तो थर्ड केस जो हुआ आपका ट्रांजिटिव भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी। तो इसी वजह से आपका S जो हुआ वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है। और अगर हम बात करें इसकी पहले वाले केस में, इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है बेटा, आसानी से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। सवाल सिर्फ दिखने में टफ लग रहे हैं, उतने टफ है नहीं वैसे। अगर हम थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ले, थोड़ी सी भी, तो ये एक लाइन से सिरे से ही खारिज हो सकते हैं, एक सिरे से ही हो सकते हैं सब क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ non-zero complex number is defined by Z1 R Z2 equals to Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 is real. क्वेश्चन होपफुली आपको दिखाई दे रहा है। Then R is ये पूछा है आपका फर्स्ट केस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और फोर्थ केस है आपका इक्विवेलेंस। ये आपका एक केस दिया हुआ है, इसे आप देखिए जल्दी से और करने की कोशिश करिए। सवाल को ठीक से पढ़िए। Z1 और Z2 आपके जो बोले हैं, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं a प्लस IB का केस है, और इसमें पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है, इन्होंने पहला केस क्या, वैसे तो Z1 R Z2 दिया हुआ है आपका, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो पहले हम Z1 R Z1 ही चेक कर लेते हैं। Z1 R Z1 तो आप उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। Z1 माइनस Z2 की जगह Z1 आ गया, Z1 प्लस Z1, तो Z1 से Z1 कट गया, 0 अपॉन Z1 प्लस Z2 यानी कि 2Z1, और ये टर्म आपकी आ गई 0, और 0 आपका कैसा है, रियल नंबर। कैसा, रियल है। रियल और इमेजिनरी में अंतर होता है। इमेजिनरी हमने आपको पहले ही बता रखा है, जैसे कि 9 है तो ये प्लस माइनस का 3 आया है, ये रियल है। अगर -9 होता तो ये प्लस माइनस का -1 इंटू 9 होता, और -1 को आप i स्क्वायर कह देते इंटू 9, और ये प्लस माइनस का 3i आ जाता। उस केस में ये आपका इमेजिनरी टर्म बन जाती, और इमेजिनरी टर्म इसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए अगर ये है तो फिलहाल ये आपका रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। ये पहला केस तो संभवतः हो गया है। तो 0 आपका एक रियल वैल्यूज में आता है, ये हो गया। एक बार हम सिमेट्रिक बिहेवियर और चेक कर लेते हैं। Z1 R Z2 कितना आया, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2,
इज रियल, ये कैसा दिया हुआ है, रियल। अब ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस में कॉमन ले लेता हूं, ये क्या बना, z1 z2 माइनस z1 अपॉन इस z1 प्लस z2 को मैं z2 प्लस z1 लिख दूं। अब इस रिलेशन को आप अच्छे से देखिए, z2 माइनस z1 अपॉन z2 प्लस z1। अगर ये रिलेशन रियल है तो इसकी जो नेगेटिव आएगा क्या वो रियल नहीं होगा, ये तो रियल है। अगर किसी रियल के आगे रियल नंबर मान लेते हैं 1 और इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया तो क्या ये रियल नहीं है, रियल तो है। रियल वैल्यूज क्या होती हैं, रियल वैल्यूज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सभी वैल्यूज को आप कहते हैं, चाहे वो आपका रैशनल हो 1/2 3/2 5/2 हो या इरैशनल हो √2 √3 या 1 2 3 4 ये सब हो, इनको आप रियल कहते हैं। अब किसी रियल के आगे √2 या 3/2 के आगे आपने माइनस लगाया तो अब भी तो ये रियल है, ठीक। बस कंडीशन अप्लाई की, उसमें आयोटा जैसी टर्म नहीं आनी चाहिए तब। चलिए, तो इसके आगे हमने माइनस लगा दिया तो माइनस लगने के बाद भी नेगेटिव का रियल हो गया, लेकिन है तो अब भी रियल, माइनस रियल का मतलब रियल ही आ गया ये भी। और ये रिलेशन लिखा हुआ क्या है, इसे अगर आप ठीक से देखते हैं तो z2r z1 ही तो लिखा है, तो z2r z1 भी आपका कैसा है, रियल रिलेशन को शो कर रहा है, z2r z1 ही है आपके लिए। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसने शो कर दिया है और सिमेट्रिक भी कर दिया है, इसका मतलब ट्रांसिटिव भी होना ही चाहिए और इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्रांसिटिव कैसे होगा ये हम देख लेते हैं एक बार, ठीक। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक इसने शो हो गया, और ट्रांसिटिव के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसिटिव के लिए हमें z1r z2 और z2r z3 का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, जबकि हमारे पास तीन केस आ जाएंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, या a1 b1 a2 b2 और a3 b3 वाले केस। और जब तीन केस आ जाएंगे तो उसमें आयोटा वाली टर्म भी जुड़ जाएगी, और आयोटा वाली टर्म को इतनी आसानी से चेक करना मुश्किल है। तो ऐसा करते हैं, z1r z2 निकालते हैं, और z1 की वैल्यू हमने लेट कर ली, z1 की वैल्यू a1 प्लस आयोटा b1, z2 की वैल्यू a2 प्लस आयोटा b2 और z3 की वैल्यू a3 प्लस आयोटा b3, ठीक। तो पहले हम z1r z2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो z1 की वैल्यू है a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2 अपॉन a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। क्लियर है? रियल वैल्यूज को एक साथ लीजिए, a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। रैशनलाइजेशन करना आपको आता होगा, 10th क्लास का टॉपिक है या 9th क्लास का विषय है ये आपका। नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस आयोटा b1 प्लस b2 a1 प्लस a2 माइनस आयोटा b1 प्लस b2 b1 प्लस b2। अब अगर किसी भी केस को रियल होना है तो रियल होने के लिए अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। तो इमेजिनरी पार्ट आएगा कहां से, एक तो आयोटा यहां लगा पड़ा है, एक आयोटा यहां लगा पड़ा है, ठीक। अब देखेंगे जरा, नीचे वाला की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा अपने आप ही गायब हो जाएगा। देखिए जरा, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का केस बना, अगर आपको आसानी से समझ में आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में आई स्क्वायर भी आएगा, b1 प्लस b2 का स्क्वायर भी आएगा। जब आई स्क्वायर आया तो आई स्क्वायर की वैल्यू स्वतः ही आपकी -1 आ गई, तो बीच में प्लस आ गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर। तो नीचे वाली जो टर्म लिखी हुई है वो स्वतः ही आपकी कैसी है, रियल वैल्यू लिखी हुई है, इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ऊपर वाले में चर्चा करते हैं, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाली अब हमारी किसी काम की नहीं है क्योंकि ये रियल हो चुकी है, ठीक। ऊपर वाले पे ध्यान देते हैं, आयोटा b1 माइनस b2 और ये वाली केस। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें a1 माइनस a2, एक बार तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा a1 प्लस a2 में,
तब तो रियल वैल्यू आएगी। जब a1 माइनस a2 एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेगा b1 प्लस b2 में, तब क्या आएगा माइनस a1 माइनस a2 b1 प्लस b2, ये आयोटा के साथ आया, प्लस आयोटा के साथ और क्या आएगा, जब b1 माइनस b2 मल्टीप्लाई होगा a1 प्लस a2 के साथ, एक ये वाला केस आएगा। ये दो केस ही आपके इमेजिनरी बनेंगे। एक केस ये भी हो सकता है कि आयोटा इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i की पावर आ जाएगी 2, आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी 2, और वो कि आपका नेगेटिव में बना जाएगा। तो इमेजिनरी टर्म को क्या कर दो 0, अगर ये रियल है तो, अगर ये रियल है तो इसकी इमेजिनरी टर्म तो अपने आप ही 0 हो जाएगी। तो इस टर्म को देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे b1 a1 b1 a1 b1 a2 माइनस b2 a1 माइनस b2 a2। ठीक, इधर वाले की मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का है, माइनस को बाद में डाल देंगे, a1 b1 प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस a2 b2 माइनस का a2 b2, माइनस मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस a1 b1 प्लस a1 b2, वो भी माइनस का, ये वाली टर्म प्लस की हो गई, a2 b1 प्लस a2 b2 प्लस b1 a1 प्लस b2 b1 a2 माइनस b2 a1 और माइनस b2 a2। ठीक से देखिए, b2 a2 वाली टर्म कट गई और एक आपकी a1 b1 वाली टर्म कट गई, बचा क्या आपका माइनस 2 a1 b2 माइनस 2 a1 b2, तो माइनस का 2 a1 b2 बचा और ये प्लस का बचा 2 a2 b1, 2 a2 b1। ये वाली टर्म आपने इक्वल्स टू 0 कर दी। ठीक, यहां से हमारे पास क्या आया, अगर मैं इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दूं, मैं यहां से इन सभी टर्म्स को फिलहाल के लिए हटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। 2a2 b1 माइनस 2a1 b2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 0 चला गया, a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2, a2 अपॉन b2। ठीक, हमने इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दिया, क्लियर, और a1 अपॉन b1 किसके इक्वल आ गया, a2 अपॉन b2 के, ये पहला रिलेशन आ गया z1 r z2 का। अगर सिमिलरली आपको z2 r z3 का रिलेशन लिखना हो तब आप क्या करोगे, z2 r z3 का, तब आप क्या लिख लोगे, सिमिलरली a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू a3 अपॉन b3 आ जाएगा। फिर अगर आपको z1 r z3 लिखना हो तो आपका सीधी सीधी बात है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपका सीधे से आपका इसके इक्वल आ गया, a1 बाय b1 इक्वल्स टू a3 बाय b3। ये जो रिलेशन आया ये आपका z1 r z3 भी आया। तो ये इस रिलेशन से हमें पता चला कि इसने कौन सा बिहेवियर भी ले रखा है, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन को भी लेके चल रहा है। ट्रांजिटिव रिलेशन को लेके चलने का मतलब इसमें आप कोई सी भी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 ही आने वाली है, सीधी सी बात। इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाएगा और रियल पार्ट बचा रह जाएगा, ये कहना चाहता है। जब ये तीनों टर्म इक्वल आ गई, z1 r z2 z2 r z3 और z1 r z3 का मतलब ये तीनों टर्म कब आई हैं इक्वल, तब जब ये ट्रांजिटिव बिहेवियर को शो कर रहा है और इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो रहा है। अब इमेजिनरी पार्ट 0 होने का मतलब ये बाकी का पार्ट क्या बचा, ये रियल पार्ट ही तो बचा। अब रियल पार्ट बचाता था मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। बात क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि काफी टफ हो गया है ये केस आई थिंक। तो आई थिंक 15 क्वेश्चन हो गए हैं, काफी हो गए हैं, और आप इससे आगे और तैयारी कीजिए। इसके बाद हम आई थिंक फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और उसमें हम, क्योंकि वो मेंस का और एडवांस का दोनों का पार्ट है, और आप उसमें दोनों ही करेंगे। मतलब कि हम पहले मेंस का कराएंगे फिर एडवांस का। एनसीईआरटी हम ऑलरेडी करा चुके हैं।